अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि आपकी बुक में ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। ये टॉपिक आपकी बुक में 9.5.4 ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के नाम से दिया गया है। और इस टॉपिक के बाद रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन आती है और फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। ओवरऑल एक्सरसाइज बाकी हम कर चुके हैं, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। फिर हम चैप्टर नंबर 10 अल्काइल हैलाइड को स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस से पहले हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को देखा था। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं? जिसमें बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन्स को हम डिफरेंट एटम्स के साथ, अदर एटम्स के साथ रिप्लेस कर रहे थे। इलेक्ट्रोफिलिक्स अब ये दो तरह के होते थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में क्या होता था? इलेक्ट्रोफाइल आता था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आती थी, बेंजीन रिंग पे अटैक करती थी और उसके नतीजे में बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके साथ बॉन्ड बनाते थे, हाइड्रोजन रिप्लेस होता था, बेंजीन रिंग रिटेन रहता था और उसके साथ ही सब्स्टिट्यूशन हो जाती थी इलेक्ट्रोफाइल की। अब यहाँ पे हमने डिस्कस करना है ओरिएंटेशन को, कि जब बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो बेंजीन में ओरिएंटेशन क्या होती है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बेंजीन को लेते हैं, हम इसका सिंपल मैकेनिज्म पहले इसको स्टडी करते हैं। ये हमारे पास बेंजीन आ गई जिसमें ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है तो उस केस में क्या होती है? इस इलेक्ट्रोफाइल की सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। मीन्स यहाँ पे हर कॉर्नर पे बेंजीन के CH बॉन्ड मौजूद है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाता है? इलेक्ट्रोफाइल से रिप्लेस हो जाता है, बेंजीन रिंग रिटेन रहता है और इस केस में मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनती है। तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हम इसको कह सकते हैं, ये बनेगी हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल। ये मैंने एक जनरल आपको एग्जांपल दी। अब मैं कहती हूँ कि यहाँ पे सपोज हम इलेक्ट्रोफाइल की जगह कर लेते हैं कि हमने लिया कोई भी एटम और उस एटम को हम नाम दे देते हैं कि वो X एटम था। तो यहाँ पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन होगी ये इस X की सब्स्टिट्यूशन हुई। तो जब भी इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन पे अटैक करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या होती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होती है। ये हमने जब बेंजीन का स्टडी किया था स्ट्रक्चर, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन हमेशा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाता है, तभी स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो था वो रिजेक्ट हुआ था। अब जब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो उस वक्त क्या कंडीशन होती है उसको हम देखते हैं। तो ये हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ले लेते हैं। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसमें चाहे आप टोटली डीलोकलाइजेशन को शो कर दें, मैंने कैलकुलेट स्ट्रक्चर लिखा है, आप इसको ये दूसरा स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, ये वाला भी हम इसको यूं भी कर सकते हैं। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी हम इसको यूं ही कर लेते हैं। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, इस पे कोई भी सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। ये सेकंड इलेक्ट्रोफाइल को भी मैंने सपोज कर लिया कि ये Y पॉजिटिव है। सेकंड इलेक्ट्रोफाइल हम सपोज करते हैं कि Y पॉजिटिव है। तो जब इस मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट पे सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, पॉजिटिव साइन हमें शो कर रहा है। तो इस केस में क्या होता है? ये भी हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था कि जब
डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनती हैं तो उस केस में हमारे पास सिंगल फॉर्म नहीं बनती बल्कि 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड थी प्रोडक्ट, तो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे आके अटैच हो गया। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्म ये हो गई। सेकंड फॉर्म हम कहते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाए। थर्ड हमारे पास ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे आके अटैच हो जाए। तो ये हमारे पास इसकी 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। इसको भी चाहे हम यहाँ पे कर लें तो आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, इसको भी मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट की जब हम सेकंड इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है तो उस वक्त सिर्फ एक आइसोमेरिक फॉर्म नहीं बनती बल्कि तब 3 आइसोमेरिक फॉर्म बनती हैं। पहली क्या है कि वो सेकंड पोजीशन पे आके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, इधर से भी सेकंड हो सकती है, इधर से भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्रोडक्ट बनेगी। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, वो थर्ड पोजीशन पे आके अटैच होगा, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, सेम प्रोडक्ट बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चौथी क्या है, इधर से भी आए तो फोर्थ, इधर से भी आए तो फोर्थ, तो ये फोर्थ पोजीशन बनती है। ये प्लस का साइन है कि 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स बन रही हैं। इसको हम यूँ कर लेते हैं। अब ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 and 2 पोजीशन है। ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 and 3 पोजीशन है। और ये कौन सी पोजीशन है, ये 1 and 4th पोजीशन है। 1 and 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, ये 1 and 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है, ये 1 and 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुई है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। 1 and 2 पोजीशन को हम ऑर्थो कहते हैं फॉर्म, 1 and 3 पोजीशन को हम मेटाफॉर्म कहते हैं, 1 and 4 पोजीशन को हम पैराफॉर्म कहते हैं। तो ये जब भी डाई सब्स्टिट्यूशन होती है तो इस केस में हमारे पास 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स बनती हैं। अब यहाँ पे ये कंसिडर किया गया कि जो ऑर्थो और मेटाफॉर्म है ये 40% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करती है, जबकि पैराफॉर्म जो है वो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करती है। तो ये कंसिडर किया गया कि ऑर्थो एंड मेटाफॉर्म जो है ये 40% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करेगी, जबकि पैराफॉर्म क्या है वो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन शो करती है। ये हाइपोथेटिकल था, कंसिडर किया गया था, एक्चुअली ऐसा नहीं देखा गया। एक्चुअली क्या था, कुछ प्रोडक्ट्स जो थी वो ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट बना रही थी और कुछ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स ऐसी थी जो सिर्फ मेटा प्रोडक्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बना रही थी। मेजर प्रोडक्ट मीन जिसकी कंट्रीब्यूशन अबव 95 होती है, 90 अबव होती है। तो ये उसके अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट 40-40 वाला रॉन्ग कंसिडर हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि कौन सी एग्जांपल्स जो थी वो मेटा बना रही थी और कौन सी जो थी वो पैरा बना रही थी। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखा गया जिसमें नाइट्रोबेंजीन को यूज किया गया। ये नाइट्रो मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोबेंजीन ली गई, एक्स एटम सपोज किया गया कि नाइट्रो एटम था, इसका रिएक्शन करवाया गया क्लोरीन के साथ। कैटालिस्ट इस केस में यूज किया गया फेरिक क्लोराइड को। अब इस केस में क्या हुआ, मेटा प्रोडक्ट जो थी वो मेजर प्रोडक्ट बनी। मेटा प्रोडक्ट है तो पोजीशन किस पे, 1 पे नाइट्रो ग्रुप आ गया और 3 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप आ गया। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला क्योंकि CH ग्रुप मौजूद है, यहाँ से एक Cl निकला तो HCl जो है वो बन गया। तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट क्या थी, क्लोरोनाइट्रो मेटा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन ये बनी। मेटा पोजीशन पे क्लोरो है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेटा क्लोरो, और ये पेरेंट चेन क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, तो इसका नाम क्या होगा, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन आ गई। तो इसको हम मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन लिख देते हैं, मेटा के लिए हम स्मॉल m यूज करते हैं। अब सेकंड रिएक्शन देखते हैं। सेकंड रिएक्शन में क्या किया गया, क्लोरोबेंजीन ली गई, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ये भी है, इसका रिएक्शन करवाया गया नाइट्रो ग्रुप के साथ। नाइट्रो ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाया गया, कैटलिस्ट जो है वो यूज किया गया HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड को। अब इस केस में जो प्रोडक्ट बनी
वो ऑर्थो और पैरा मेजर थी। इसको मैं इस तरह से लिख लेती हूँ। तो यहाँ इस केस में जो प्रोडक्ट बनी वो ऑर्थो और पैरा मेजर प्रोडक्ट बनी। क्लोरो एज सच आ गया ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और सेकंड जो प्रोडक्ट बनी थी वो पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप, और इधर ऊपर क्या आ जाएगा, क्लोरो ग्रुप आ गया। और साथ में क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो उसके नतीजे में वाटर की प्रोडक्शन हो जाएगी। तो इस केस में ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, पैरानाइट्रोबेंजीन, पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन बनी, और ये मेजर प्रोडक्ट थी। अब इस इक्वेशन में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ, 40-40 कंट्रीब्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गलत कंसिडर हुआ, और इन एक्चुअल प्रैक्टिस मैटा, इन सम केसेस मैटा प्रोडक्ट वाज द मेजर प्रोडक्ट, इन सम केसेस ऑर्थोपैरा वाज द मेजर प्रोडक्ट। तो इसकी बेस पे फिर ये डिसाइड किया गया कि ये जो ग्रुप मौजूद होता है, जो मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन होती है, उसमें जो मोनो सब्सटीट्यूशन होती है, ये ग्रुप डिसाइड करता है जो सेकंड इनकमिंग ग्रुप होता है कि उसने आके कहाँ पे अटैच करना है, कहाँ पे आके अटैच होना है। मतलब बेंजीन, मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में ये जो मोनो सब्सटीट्यूटेड ग्रुप होता है ये डिसाइड करता है सेकंड इनकमिंग एटम को कि उसने आके बेंजीन में किस लोकेशन पे या किस पोजीशन पे आके अटैच होना है। तो ये वाला जो मोनो सब्सटीट्यूटेड एटम होता है या मोनो सब्सटीट्यूशन होती है, ये सेकंड वाले को कंफर्म करेगी। तो इसकी नेचर क्या होती है, इसकी डायरेक्टिव नेचर होती है, इसका डायरेक्टिव इफेक्ट होता है जो ये डिटरमिन करता है कि बेंजीन में डाई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन या उसकी पोजीशन क्या होगी। तो सिंपली अगर हम इसको कहें कि जब मोनो सब्सटीट्यूशन बेंजीन की पे सेकंड इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया जाता है, तो उस केस में मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में जो मोनो सब्सटीट्यूशन एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जो होते हैं ये डिसाइड करते हैं, ये डायरेक्टिव नेचर होती है, ये डिसाइड करता है, बल्कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन ये डिसाइड करती है कि सेकंड एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो है वो बेंजीन के किस लोकेशन पे आके अटैच होगा, न्यू इनकमिंग ग्रुप्स को वो डिसाइड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास 2 तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और एक को हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब हम इनको देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग 2 तरह के ग्रुप्स आते हैं, एक को हम कहते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, सेकंड क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। अब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं, ये यहाँ पे मैं जस्ट इनके की पॉइंट्स लिख रही हूँ, बाकी ये चीज़ें डेफिनेशंस बुक में दी हुई हैं, आप वहाँ से कर लें। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं टू द बेंजीन रिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। सेकेंडली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं टू द बेंजीन रिंग। इसी कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को देखें तो ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर लेते हैं, बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये क्या करते हैं, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाती है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन बेंजीन रिंग इंक्रीज कर जाएगी। इसी के कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हम इसको देखें तो
ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। तो ये बेंजीन में से, बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर लेते हैं। तो बेंजीन रिंग पे ही आके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। हमने सारे रिएक्शंस देखे हैं। तो इस केस में क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग वो क्या करेगी, वो डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये हम डिक्रीजेस, इसमें क्या होता है इंक्रीजेस और इसमें क्या है डिक्रीजेस हो जाता है। अब थर्ड अगर हम इसमें देखें तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्टिविटी है ऑफ बेंजीन वो क्या करेगी, वो इंक्रीज कर जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन जो वो इंक्रीज करती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और उस केस में बेंजीन रिंग जो है ये ऑफर करती है मोर देन, सो बेंजीन ऑफर more than one position like ortho and para, one position like ortho and para। तो ये चीज आ गई। इसी कॉरिस्पॉन्डिंग अगर हम इसको देखें तो क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की ऑफ बेंजीन रिंग क्या है, डिक्रीज कर जाती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। और उससे क्या होता है, बेंजीन ओनली ऑफर मेटा पोजिशन। तो इस केस में जस्ट बेंजीन जो, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। सो बेंजीन क्या करती है, ये ऑफर करती है ओनली वन पोजीशन विच इज द मेटा पोजीशन, ऑफर ओनली मेटा पोजीशन। तभी हम कहते हैं इन सम केसेस ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनती है और इन सम केसेस मेटा प्रोडक्ट जो है वो बनती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अब अगर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात करें तो यहाँ इसको मैं रेड कलर से लिख रही हूँ। तो इसमें सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे। अल्काइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसके बाद तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे के सारे वो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं टू द बेंजीन रिंग। और ये सारे के सारे वो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन में इनमें से कोई भी एटम बेंजीन पे या कोई भी ग्रुप बेंजीन पे अटैच है तो उस केस में जो मेजर प्रोडक्ट होगी वो ऑर्थो एंड पैरा होगी। और अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इनमें से कोई भी मौजूद होगा तो उस वक्त जो प्रोडक्ट इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूशन जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेजर प्रोडक्ट मेटा बनेगी, क्योंकि तब ये ऑफर होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि हम यहाँ पे बेंजीन की बॉन्ड्स की अगर बात करें, अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ऐसा ग्रुप अटैच है जो अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन को डोनेट कर देता है, तो क्या होगा। या अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के पहले, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप लगा है, या OCH3 की बात कर लें। अब OCH3 में क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो हम जब इसकी डीलोकलाइजेशन करवाते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करता है, तो ये नेगेटिव यहाँ मूव करेगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगा इस तरह से। OCH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा और जो बॉन्ड है वो यूं बनेगा। इसी तरह से इसको फुलफिल करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, ये यहाँ चीज़ आ जाएगी। तो इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरह से बनेगा, O पॉजिटिव CH3। तो यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड बन गया और इधर भी डबल बॉन्ड, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। इसको मैं यूँ थोड़ा सा कर देती हूँ ताकि आपको पता चले, ये चीज़ आ गई। अब इसका अगर हम करें तो ये बॉन्ड यहाँ पे और ये यहाँ पे आएगा। अब इस केस में इसको मैं थोड़ा खोल के कर देती हूँ। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के केस में है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो यहाँ पे अगेन बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज। तो मीन्स ये पोजीशन, यहाँ ये पोजीशन, इस पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज कर रहा है और इस पोजीशन पे इंक्रीज कर रहा है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से अटैच होते हैं तो उस केस में जो है ऑर्थो पैरा पोजिशंस फेवरेबल होती हैं। तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन जो है वो ऑर्थो पैरा पोजिशन पे आके अटैक करता है। अब अगर हम इसी को कंपेयर कर लें मेटा के साथ, तो मेटा के केस में क्या होता है, जब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अगर हम यहाँ पे लगा दें तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी। जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाती है तो उसके नतीजे में मेटा पोजीशन कंपैरेटिवली बाकी पोजीशंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होंगी। तो फिर फेवरेबल कंडीशन होगी मेटा प्रोडक्ट के बनने की। तो यहाँ तक हमने ऑर्थो पैरा को डिस्कस किया। अब यहाँ भी हम एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। हम टॉलीन लेते हैं। टॉलीन क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। इसका रिएक्शन करवाया जाता है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये मिक्सचर हम यूज करते हैं। इसके बैलेंस करने को आपने देख लेना है। तो टेम्परेचर रेंज जब 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के दरमियान टेम्परेचर को रखा जाता है तो उस केस में क्या होता है, CH3 आपने देखा कौन से ग्रुप में फॉल कर रहा था, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में था। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा बेंजीन रिंग को। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, जैसे मैंने अभी आपको कॉन्जुगेशन करके दिखाई, और रिंग में इस पोजीशन और इस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इंक्रीज करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनती है वो ऑर्थो बनेगी, ये एज सच टॉलीन, और सेकंड जो प्रोडक्ट है वो पैरा मेजर होगी, टॉलीन और नाइट्रो। अब यहाँ पे ये ग्रुप CH3 ग्रुप जो है ये डायरेक्टिव नेचर रखता है। इसने डिसाइड किया कि नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पे आके अटैच होना है, ऑर्थो पे एंड पैरा पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो बेंजीन पे इन पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करती है। अब जब ये टेम्परेचर रेंज इंक्रीज कर दी जाती है 60 से 70 तक, इसी को मैं ले लेती हूँ। जब टेम्परेचर रेंज को 60 से 70 तक इंक्रीज कर दिया जाता है तो उस केस में क्या होता है, तब जो प्रोडक्ट है वो डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, मतलब नाइट्रो ग्रुप की डबल सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। तो तब 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन डाइनाइट्रो टॉलीन बनेगी और 2,6 डाइनाइट्रो टॉलीन जो है वो बनेगी प्रोडक्ट। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। अब टेम्परेचर रेंज को 60 से 70 कर दिए गए तो ये ग्रुप जो है डिसाइड कर रहा है कि कौन सी पोजीशन होगी। तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगी, एक तो ऑर्थो पे होगी, सेकंड क्या होगी, पैरा पे होगी। अब इस केस में पैरा पे ऑलरेडी है तो सेकंड ऑर्थो पे एक होगी और दूसरी भी ऑर्थो पे ही होगी। तो इस केस में ये प्रोडक्ट्स बनती हैं और साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल की दोनों केसेस में फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल आ गया। अब जब टेम्परेचर रेंज 100 डिग्री सेल्सियस तक कर दी जाए तब क्या प्रोडक्ट बनती है, यही मिक्सचर ऑफ
HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कर दिया जाता है, तो तब हमारे पास 246 तमाम की तमाम ये टॉलीन है। जब टेम्परेचर इतना हाई कर दिया जाता है तो इसकी तमाम ऑर्थो पोजीशंस भी और तमाम पैरा पोजीशंस भी नाइट्रो सब्सटीट्यूटेड हो जाती हैं। तो इसको हम कहते हैं 246, ये 2 पोजीशन, ये 4 पोजीशन, ये 6 पोजीशन, 246 ट्राई नाइट्रोटोलीन। तो इसको हम TNT भी कहते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये आपको पूछी भी जा सकती है TNT को किस तरह से किया जाता है। तो 246 ट्राई नाइट्रोटोलीन जो है वो TNT कहलाती है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग के अकॉर्डिंग रिएक्शन है। अब एक एग्जाम्पल है, अब एक सेकेंड एग्जाम्पल हम करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अकॉर्डिंग करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अगर हम कहते हैं कि मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन में कौन सी सब्सटीट्यूशन है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। अब नाइट्रो ग्रुप किस में फॉल कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर लेगा, मीन्स बेंजीन की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा, इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा, तो बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, तो डबल बॉन्ड वाली लोकेशंस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस कंडीशन में एक फेवरेबल पोजीशन क्या है, ये पेटा पोजीशन है, जहाँ पे कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब नाइट्रो बेंजीन का रिएक्शन करवाया जाता है मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट अ टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस, इस केस में नाइट्रो बेंजीन ही प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये ग्रुप डायरेक्टिव नेचर रखता है, तो ये डिसाइड करता है कि सेकंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आके अटैच होगा, तो ये मेटा पोजीशन जो है ये फेवरेबल होती है, और साथ में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और ये बैलेंस करने के लिए हम इसको 3 लगा देंगे। तो यहाँ तक हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन्स। तो अब हम इसको करते हैं। यहाँ पे मैं इसी को एक्सप्लेन कर देती हूँ नाइट्रो के अकॉर्डिंग भी, कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगी, तो बेंजीन की इन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अब यहाँ पे ये पोजीशन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। अगर हम बेंजीन की बात करें तो यहाँ पे ये मेटा पोजीशन जो है यही फेवरेबल रहती है, तो इसलिए जो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट है वो इन मेटा पोजीशंस पे आके अटैक करेगा जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स किसी बेंजीन के साथ अटैच होते हैं। तो ये केस हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स एंड बेंजीन। तो इसको करने के लिए हमें नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करना पड़ेगा। यहाँ तक आज के इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं।